हम लोगों ने कल हम लोग लास्ट लेक्चर्स में देखे थे, फंक्शंस देखे थे। तो फंक्शंस आपको क्लियर हैं? हम लोगों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था, ठीक है। फिर फंक्शंस के थ्रू हम लोगों ने देखा कि कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। तो हम लोगों ने उन फंक्शंस के टाइप भी देखे थे। आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम लोग आज जानेंगे कि स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज ये क्या होता है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में हम लोग काम करते हैं तो हम लोग अलग अलग डेटा टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है, करते हैं ना। तो अगर हमें इन अलग अलग डेटा टाइप्स का एक ग्रुप बनाना है, तो हम लोग ग्रुप बनाकर उसे यूज़ करना है, तो हम इस स्ट्रक्चर फंक्शनलिटी का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर एक यूज़र को डिफरेंट डेटा टाइप जिसकी मदद से हम सी लैंग्वेज में अलग अलग डेटा टाइप वेरिएबल्स का ग्रुप बनाते हैं, उनको एक ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होता है उसके थ्रू हम लोग एक नया डेटा टाइप, हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर, फ्लोट, ये क्या है, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप हुए, ये पहले से मौजूद थे। हमारा जो कोड है, हमारा जो सी लैंग्वेज का सेटअप है, तो कंपाइलर को ये पहले से पता था कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब क्या है, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। तो वैसे ही स्ट्रक्चर ये क्या है, ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब ऐसा डेटा टाइप जिसको यूज़र ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अभी देखा कि स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम अलग अलग डेटा टाइप का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डेटा टाइप के ग्रुप बनाएंगे तो इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे, इसके जो वेरिएबल्स रहेंगे, उसे हम लोग स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। या फिर उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चर के मेंबर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे होता है कि स्ट्रक्चर एक एरे की तरह होता है, ठीक है। लेकिन एरे में और स्ट्रक्चर में मेन डिफरेंस क्या है कि एरे जो है वो एक ही डेटा टाइप का ग्रुप बनाता है। लेकिन स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप का वेरिएबल का एक ग्रुप बना सकते हैं। मेन डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर और एरे में? एरे जो है वो एक ही डेटा टाइप का ग्रुप बनाता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग डेटा टाइप का ग्रुप बना सकता है। तो स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, रोल नंबर होता है, नेम होता है, एज होता है, ठीक है, परसेंटेज, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। अभी कंसिडर करते हैं रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज, इन चार को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर जो है वो क्या रहेगा, किस डेटा टाइप का रहेगा, नंबर में है ये, तो ये किस डेटा टाइप का रहेगा, इंटीजर डेटा टाइप का रहेगा ये, जी हाँ। ठीक है। नेम जो है वो क्या है, कैरेक्टर, ठीक है। तो नेम क्या रहेगा, कैरेक्टर का एरे रहेगा, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, नाम। एज क्या है, एज भी एक नंबर है, तो एज किस डेटा टाइप का रहेगा, ये भी इंटीजर टाइप का रहेगा। और परसेंटेज जो है वो परसेंटेज हमें पॉइंट्स में भी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज किस डेटा टाइप के यूज़ करेंगे, परसेंटेज का डेटा टाइप क्या हो सकता है यहाँ पर,
यहाँ पर हो सकता है फ्लोट। तो देखिए हमारे पास क्या है, दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स है, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर एरे, ठीक है, और क्या है, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो ये हो गया एक स्टूडेंट के लिए। एक स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये? सर एक मिनट, कैरेक्टर वाला भूल गया मैं, किस में? देखिए इंटीजर रोल नंबर, ठीक है। फिर क्या लिया हमने, कैरेक्टर नेम, ठीक है। हमने यहाँ पे साइज़ दे दी उसकी, लेट्स से 50। फिर क्या है, एज, तो एज पॉइंट में नहीं आएगी एज, ठीक है। और क्या रहेंगे, परसेंटेज, फ्लोट, परसेंटेज, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, ठीक है। अब ये 4 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, उसके इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग सेव कर सकते हैं, सही है ना। रोल नंबर अगर 1 रहा तो उस रोल नंबर 1 का कुछ नाम रहेगा, कुछ उसका एज रहेगा, उसके परसेंटेज रहेंगे। फिर रोल नंबर 2 के लिए फिर रोल नंबर आएगा, नाम होगा उसका, एज होगा, उसके परसेंटेज होंगे। क्लियर हो रहा है ये? जी सर। ठीक है। तो हाँ, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है हमें, अगर हमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक इंटीजर रोल नंबर है, कैरेक्टर उसका हमने एरे ले लिया कैरेक्टर का, नेम नाम का, इंटीजर एज है, फ्लोट परसेंटेज है, ठीक है। ये क्या हुआ, एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए हमने 4 अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। लेकिन अगर हमें 100 स्टूडेंट के 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है, हमें क्या है, एक स्टूडेंट के लिए हमें कितने वेरिएबल्स लग रहा है, डिक्लेयर किए हमने 4। अगर हमें 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है तो हमें कितने लगेंगे, 400 वेरिएबल्स, जी सर। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि चलिए मान लीजिए कि हमने ये कर भी लिया, 400 वेरिएबल्स के लिए हमने सोच भी लिया कि हम लोग डिक्लेयर कर लेते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, हमें इनके नाम अलग अलग रखने होंगे। तो 400 नाम आपको अलग अलग सोचने होंगे। तो जब प्रोग्रामर करते हैं हम लोग, तो इतने नाम हम लोग नहीं सोच सकते, ठीक है। हमारा ध्यान पे, हमारा एक्चुअल फोकस कहाँ पे होता है, मेन लॉजिक पे होता है कि कहाँ हम लोग मेन लॉजिक इम्प्लीमेंट करके हमारे प्रोग्राम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, ये 400 नाम हम दे और हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। अब कोई इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का मान लीजिए कि 1000 विद्यार्थी हैं उसमें, तो क्या हम लोग फिर 4000 नाम लिखेंगे क्या उसके लिए, ये पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ कितने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, उस छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उस स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एड्रेस भी ले सकते हैं, उसके माता पिता का नाम ले सकते हैं, उसके प्रीवियस स्कूल का नाम ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है। तो इन सब जैसे जैसे ये इसकी बढ़ती जाएगी वेरिएबल्स की संख्या, तो यहाँ पर भी ये बढ़ता जाएगा।
तो ये प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जो वेरिएबल्स है इन वेरिएबल्स का एक ग्रुप बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग में, और वो जो ग्रुप होता है वो कहलाता है स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है। हम हाँ लोग सर। हम लोग क्या करते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप जो है हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये जो सारे हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, इन सब को मिलाकर हम लोग एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हमें अब पता चला कि हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है। क्लियर है ये? यस सर। ओके, ग्रेट। अब स्ट्रक्चर के हमें बेनिफिट्स क्या क्या है, स्ट्रक्चर के लाभ क्या क्या है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो डेटा टाइप है हमारे पास, उनकी डेटा वैल्यू को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये रोल नंबर, नेम, एज, परसेंटेज, तो इसके थ्रू हमें क्या करना होता है, ये हम अब एक ग्रुप में बना के रखते हैं। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एक ग्रुप में बना के रखते हैं तो इसको क्या करना है, मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। और एक ही के साथ, एक ही ऑब्जेक्ट के साथ हम कंप्लीट एक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, या हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पूरा रिकॉर्ड बहुत आसानी से पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। मतलब हमें ये इतने सारे वेरिएबल्स को पास नहीं करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही रिकॉर्ड, ये पूरा रिकॉर्ड एक साथ हम लोग एक फंक्शन को पास कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे उसके जी सर। बेनिफिट्स हैं, वैसे उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। स्ट्रक्चर यूज़ करने के काफ़ी मतलब एक नुकसान भी होता है, लेकिन ये इतना क्या कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं इसको, ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है। इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं हम, क्योंकि हम लोग जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं करते। कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग हम लोग अभी सीख रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग। लेकिन जब आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट्स होते हैं, तब प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि कोडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कॉम्प्लेक्स कोडिंग में स्ट्रक्चर को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो स्लो कर देता है हमारे सिस्टम को, हमारे जो प्रोसेस है वो स्लो कर देता है, क्योंकि इसमें कई सारे डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत होती है। ठीक। और जी सर। और क्या होता है कि एक एट सिंगल एक ही समय पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा सर, यहाँ पे होता है कि हमारे मोबाइल में भी जैसे होता है कि मेमोरी फुल हो रहा है तो हमारा मोबाइल स्लो काम वर्क जी करता है। जी। कुछ भी लेकिन होता है, या कंप्यूटर मतलब करते हैं तो भी अगर फुल होता है तो स्लो काम करना है, तो ये इस पे डिपेंड होता है कि नहीं सर? नहीं नहीं, देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर अलग है। हमारा जो मोबाइल है या हमारा जो कंप्यूटर है, वो क्या करता है, वो रैम पे चलता है। ठीक है। मेमोरीज पे चलता है। जी सर। ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो है ये क्या करता है, अगर हम लोग इसको थोड़ा अलग जाके सोचें, कि जैसे वेरिएबल्स हुए। ठीक है। अलग अलग वेरिएबल्स हैं हमारे स्ट्रक्चर में, अलग अलग इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ऐसे अगर वेरिएबल्स है एक स्ट्रक्चर में, मान लीजिए कि अलग अलग ये वेरिएबल्स है। ठीक है। तो इन सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, प्रोसेस करना, इसमें हमारे स्ट्रक्चर स्लो हो जाता है। तो अगर स्ट्रक्चर को हम लोग कंपेयर करें, मतलब हमारे फ़ोन से, तो क्या होता है कि हमारे फ़ोन में अलग अलग ऐप्स होते हैं। ठीक है। जी सर। कोई ऐप होता है कि जो ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, कोई ऐप होता है कि कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। तो ऐसे जो ऐप्स अननेसेसरी बैकग्राउंड में चल रहे हैं, तो ऐसे ऐप हमारा फ़ोन, मोबाइल स्लो कर देते हैं। ठीक। जी सर।
और स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि एक समय पे आप स्ट्रक्चर का एक ही मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपके फ़ोन में अगर आप कोई लेटेस्ट आपका फ़ोन है तो उसमें क्या होता है, एक मल्टीपल स्क्रीन ऑप्शन होता है, आप 2 स्क्रीन एक साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ़ोन थोड़ा ओल्डर वर्जन है तो उसमें क्या होता है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही स्क्रीन देख सकते हैं। अगर आपको दूसरी स्क्रीन देखनी है तो आपको पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना होगा, वहाँ पे सिर्फ एक ही स्क्रीन दिखाई देगी आपको। ठीक है, जी सर। अब स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में यदि हमें स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर की मदद से हमें कोई नया डेटा टाइप बनाना है तो उसके लिए हमें एक कीवर्ड का यूज़ करना होता है और वो होता है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट कीवर्ड की का यूज़ करके हम लोग एक नया यूज़र डिफाइन डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स कैसे होता है, तो इसका सिंटैक्स होता है, आपको पहले बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि ये एक स्ट्रक्ट है, वो कीवर्ड लिखना होगा स्ट्रक्ट, फिर यहाँ पर नाम देना होगा स्ट्रक्चर का नाम। ठीक है, तो जो हमने देखा था कि नाम किस तरीके से दिया जा सकता है, तो वो सारे नेमिंग कन्वेंशंस यहाँ पे फॉलो होते हैं। ठीक है, नाम डिजिट के थ्रू स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे अलाउड नहीं होगा सिवाय अंडरस्कोर के। ठीक है, हम लोगों ने देखे थे ना नेमिंग कन्वेंशंस, तो वो नेमिंग कन्वेंशंस यहाँ पे भी फॉलो होते हैं। फिर ये जो करली पैरेंथेसिस ओपन है, यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे डेटा टाइप है, फिर मेंबर 1 का नाम डेटा टाइप, फिर मेंबर 2 का नाम जो हमने यहाँ पर देखा था, सॉरी, इंटीजर कैरेक्टर, इंटीजर एज, फ्लोट, परसेंटेज, तो ये सब इस तरीके से यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर लिमिट नहीं है, यहाँ पर हम लोग कितना भी डेटा दे सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। जब आप करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेमी कोलन देना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सेमी कोलन नहीं देंगे तो आपको एरर आ सकता है। आपको स्ट्रक्चर क्लोज करने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर क्लोज हो गया है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो सेमी कोलन है उसका क्या मीनिंग है प्रोग्रामिंग में, फुल स्टॉप। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर, यूज़र डिफाइन स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना शुरू किया तो हमें ये फुल स्टॉप के थ्रू, मतलब सेमीकोलन के थ्रू हमें बताना होगा कंपाइलर को कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सिंटैक्स क्लियर हुआ। एक्सप्लेन करना है फिर से इसे। गाइस नो सर। हाँ ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या हमने कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं। स्ट्रक्ट ये वर्ड यूज़ किया है, तो स्ट्रक्ट क्या है, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम लोग एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर का नाम ये आपका जो हम लोग जो नाम रखेंगे वो उसका नाम रहेगा। ठीक है, और यही एक डेटा टाइप कहलाएगा, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अगर मान लीजिए कि हमने एक स्टूडेंट के नाम का एक स्ट्रक्चर बना लिया, स्टूड, ठीक है, तो स्टूड नाम का एक यूज़र डिफाइन डेटा टाइप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर है स्टड के अंदर, तो उसके अंदर हम लोग अलग अलग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग।
तो इस तरीके से हम लोग वो डेटा टाइप सारे यूज़ कर सकते हैं। और वो हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, मेंबर नेम वगैरह, ये सारे उनके नाम होते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उन वेरिएबल्स को एलिमेंट्स कहा जाता है, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं स्ट्रक्ट का। हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है यहाँ पर, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है। उसमें क्या क्या है, एक रोल नंबर है, एक नेम है, जो इसका रोल नंबर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। नेम का डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। और परसेंटेज है, तो परसेंटेज का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। ठीक है। अगर हमें इन तीनों वेरिएबल को एक साथ एक्सेस करना है तो हम लोग स्ट्रक्चर की मदद से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं, इनको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं हम। ठीक है। तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हम लोग हैंग हो गया शायद। हेलो। यस सर। अच्छा, आवाज़ आ रही, ओके। यस सर, आ रही है। स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को हम लोग इसलिए डिक्लेयर करते हैं ताकि जो स्ट्रक्चर मेंबर है उनको हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकें और उसके बाद हम लोग हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि इंटीजर हम लोगों ने वेरिएबल स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है एम्प्लॉय नाम का। ठीक। तो एम्प्लॉय का अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं एम्प्लॉय के, तो एम्प्लॉय का एक आईडी होता है, एम्प्लॉय का नेम होता है, एम्प्लॉय की सैलरी होती है। तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर्टिकुलर आईडी से जाना जाता है, या तो उसके नाम से जाना जाता है, और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एक सैलरी भी होती है। तो आईडी जो है हम लोगों ने इंटीजर में लिया, नाम हमेशा ऑब्वियस है कि कैरेक्टर में ही रहेगा, एरे ऑफ कैरेक्टर में। ठीक है। और जो सैलरी है वो हमने ली फ्लोट में। और इन तीनों वेरिएबल्स को अगर हमें एक्सेस करना है, तीनों अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स के वेरिएबल को अगर हमें एक्सेस करना है, तो हम इस एम्प्लॉय यूज़र डिफाइन स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब सी लैंग्वेज में अगर हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो हमें इसके दो तरीके आते हैं। ठीक है। तो एक तो है मेन फंक्शन के थ्रू हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, या जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं उसी समय स्ट्रक्चर के आखिरी में उन के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे हम, और उसके थ्रू हम उसे एक्सेस करेंगे। तो दोनों तरीके देखते हैं। पहला है मेन फंक्शन के थ्रू। हम लोगों ने क्या किया, वही एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिया है, इंटीजर आईडी, कैरेक्टर नेम ऑफ एरे, 50 साइज़ दे दी हमने एरे की, और सैलरी ले लिया, सेमीकोलन। अब मेन फंक्शन में हम देखिए, मेन फंक्शन में हमने क्या किया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये जो नाम है, ये नाम, ठीक है, ये नाम एग्जैक्ट नाम यहाँ पे है। ठीक। और उसके बाद हमने क्या किया, E1 E2, तो ये क्या किया हमने, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब हम लोग अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है। तो इस वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। ठीक है, सही है। ये क्या है, ये हुआ डेटा टाइप, और ये क्या है, वेरिएबल नेम।
तो इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कि स्ट्रक्चर क्या है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। तो अगर ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है तो इसका भी एक वेरिएबल बनेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एम्प्लॉय, जैसे कि ये एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है इंटीजर, वैसे ही एम्प्लॉय क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने दिया E1, E2 सेमीकोलन। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय क्या है ये हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा। एम्प्लॉय क्या है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसलिए हमें यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर है और उसके हमें दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, E1 और E2। क्लियर हुआ ये? फिर से बताना है। सर इसका शॉर्टकट भी है क्या, जैसे इंटीजर है और फ्लोट है, तो इससे इस प्रकार इसका शॉर्टकट है कि नहीं? शॉर्ट कोड मतलब? जैसे जैसे इंटीजर है पूरा, फॉर्म में लिख देता इंटीजर है। का INT लिख रहे हैं, हाँ हाँ, उसी प्रकार से स्ट्रक्चर का क्या लिख सकते हैं? देखिए स्ट्रक्चर ये यहाँ पे या यहाँ पर एम्प्लॉय, स्ट्रक्चर का। नहीं नहीं, तो स्ट्रक्चर का मतलब ये स्ट्रक्ट कीवर्ड का या एम्प्लॉय का? दोनों का, दोनों का। देखिए ये जो है स्ट्रक्ट जो है ना, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये जैसे ये सारे प्री डिफाइंड हैं, तो स्ट्रक्ट भी एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है। तो ये जो प्री डिफाइन है इसके लिए हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रक्ट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये स्ट्रक्ट हमें लिखना ही होगा। अगर आपको ये नाम बड़ा लग रहा है यहाँ पर, तो आप नाम छोटा दे सकते हैं, यहाँ पे EMP दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये यूज़र डिफाइन है। यहाँ पे नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपको ये नाम छोटा लग रहा है तो आप और बहुत बड़ा नाम दे सकते हैं। कोई साउथ इंडियन नाम ऐसा है कि वेंकटरमन राजू, ऐसा कुछ नाम हो तो वो भी दे सकते हैं आप पूरा। लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है जो भी नाम आप यहाँ पे देंगे उसका हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेम एग्जैक्ट। जी जी। ठीक है, अगर आपको ये नाम छोटा रखना है तो आप यहाँ पे छोटा भी रख सकते हैं। हम लोगों ने जो नेमिंग कन्वेंशंस देखे थे वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप छोटा नाम रखें तो वो समझने में आसानी होगी, और अगर बड़ा नाम रखते हैं तो ऐसा नाम रखे। देखिए नाम रखने का भी तरीका होता है कि अगर हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए अगर हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एम्प्लॉय के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उसमें हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं। एम्प्लॉय का रोल नंबर तो नहीं होगा, एम्प्लॉय के परसेंटेज नहीं होंगे, या फिर स्टूडेंट की सैलरी नहीं होगी, है ना। तो जो नाम दे रहे हैं आप, वो नाम प्रॉपर उसके रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ अभी? क्लियर हुआ है ये, या हम लोग फिर से एक्सप्लेन करें इसे? जी हो गया। ओके, ठीक है। तो यही वही डिस्क्रिप्शन है ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कि स्ट्रक्चर के आखिरी में हम लोग उस वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं।
अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, इंटीजर आईडी, कैरेक्टर नेम, फ्लोट सैलरी। और यहाँ पे जब ये क्लोज हो रहा है तो हम लोगों ने यहाँ पे पिछले स्ट्रक्चर में क्या किया था, जैसे ही क्लोज हुआ हमने तुरंत सेमीकोलन दे दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर ही उसके दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए और उसके बाद हमने यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया, तो क्या होगा, ये E1 और E2 ये इसी स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं, ऐसा कंपाइलर कंसीडर कर लेगा। तो ये दो तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन सी मेथड बेहतर है, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि स्ट्रक्चर वेरिएबल की जो संख्या जो है वो फिक्स है, तो हम लोग सेकंड जो है ये मेथड ये यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर वेरिएबल्स की जो संख्या है वो फिक्स नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फर्स्ट मेथड जो ये मेथड है यहाँ पर ये यूज़ करना आपको ज़्यादा सही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके प्रोग्रामिंग में आपको क्या कैसी ज़रूरत है उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर डिफाइन करने की, तब क्या स्ट्रक्चर को मेमोरी लगेगी, तो नहीं, स्ट्रक्चर को मेमोरी नहीं लगती। आपने इतने सारे वेरिएबल्स इसमें डिक्लेयर कर लिए हैं, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर को मेमोरी नहीं लगेगी। कब तक नहीं लगेगी मेमोरी, जब तक हम उस स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, तब तक उस स्ट्रक्चर को मेमोरी में जगह नहीं मिलती। जब ये वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे स्ट्रक्चर के, तभी स्ट्रक्चर को मेमोरी में जगह मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि इंटीजर लिखिए, हम लोगों ने क्या किया, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 ऐसा लिख लिया, तो तुरंत क्या होता है, मेमोरी में कहीं तो भी एक जगह पे a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है और उसका डेटा टाइप इंटीजर है और उसके अंदर वैल्यू है 10, ठीक है। लेकिन अगर हमने स्ट्रक्चर एम्प्लॉय क्रिएट किया है, ये ऐसा क्रिएट किया है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद स्ट्रक्चर को मेमोरी में अभी तक कोई जगह नहीं मिली है। स्ट्रक्चर को जगह कब मिलेगी, यहाँ पर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तब स्ट्रक्चर में मेमोरी में क्या होगा, एक E1 और एक कहीं दूसरी जगह तो भी E2 ऐसे दो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर मेंबर है इनको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको a इज़ इक्वल टू इंटीजर a इज़ इक्वल टू 10 ऐसा डिक्लेयर कर लिया, तो स्ट्रक्चर मेंबर को हम लोग ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, हमें क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को हम लोग इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या है, स्ट्रक्चर को जब हम डिफाइन करते हैं तब स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। स्ट्रक्चर को मेमोरी कब मिलती है, जब हम उसका वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तब उसको मेमोरी मिलती है। और अगर हम लोग यहीं पर उसको वैल्यू दे देंगे तो ये वैल्यू सेव ही नहीं होगी, इस वजह से क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है। बात किया कीजिए आप मुझसे, इज इट ओके, जी ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, हम लोगों ने क्या किया, एक स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। उसके अंदर क्या है, फर्स्ट नेम है, सेकंड क्या है, कैरेक्टर टाइप है नेम का डेटा टाइप, फिर इंटीजर टाइप का रोल नंबर है,
और इंटीजर टाइप का एज है। फिर हमने क्या किया मेन मेथड में, और ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लोज हो गया सेमीकोलन। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो हमने लिखा स्ट्रक्ट, हम लोगों ने हमने यहाँ पर कंपाइलर को बता दिया ये जो स्टूडेंट है ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, और S1 क्या है, उसका एक वेरिएबल है। तो जैसे ही S1 क्रिएट होगा, S1 क्रिएट होगा तो वैसे ही स्ट्रक्चर को मेमोरी में जगह मिल जाएगी। तो S1 में क्या है, अभी ये S1 है मान लीजिए, तो S1 में क्या है, नेम भी है, रोल नंबर भी है और एज भी है। S1 में क्या है, नेम भी है, रोल नंबर भी है और एज भी है। तो हमने क्या कहा, पहला क्या है, यहाँ पर पहला क्या है, सीक्वेंस देखिएगा, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। पहला क्या है, इंटीजर नेम, कैरेक्टर नेम। तो हमने क्या दिए यहाँ पर, पहले नेम, तो ये नेम क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, रोल नंबर, रोल नंबर आ गया। एज क्या है, एज आ जाएगा यहाँ पर। तो जब हम S1 को कहेंगे कि S1 की वैल्यू क्या है, तो S1 की वैल्यू क्या है, नेम, रोल नंबर और एज, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल इनिशियलाइज हो सकता है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है यूजिंग डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर जो है उसके थ्रू हम जो ऑब्जेक्ट है उनको एक्सेस कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर के थ्रू जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स है, एलिमेंट्स है, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिफाइन किया स्टूडेंट का, नेम, कैरेक्टर टाइप नेम, रोल नंबर, इंटीजर टाइप रोल नंबर और इंटीजर टाइप एज, ये 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा हमने क्लोज कर दिया विथ सेमीकोलन। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, स्टूडेंट S1, ये स्टूडेंट क्या है, तो ये स्ट्रक्चर है, हमने ये बता दिया कंपाइलर को, ठीक है। हम लोगों ने देखा थे स्ट्रिंग फंक्शंस देखे थे हमने, strcpy क्या करता है, ये कॉपी करता है दूसरी स्ट्रिंग को पहली स्ट्रिंग में, ठीक है। strcpy ये क्या करता है, ये दूसरी स्ट्रिंग को पहली स्ट्रिंग में कॉपी करता है। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, strcpy फंक्शन को यूज़ किया और फिर हमने कहा strcpy S1, जो हमारे पास ये जो S1 है, ठीक है, ये क्या है, इसका नाम, नेम, रोल नंबर और एज, ठीक है। हमने क्या कहा, S1 डॉट नेम, S1 डॉट नेम मीन्स क्या हुआ, ये पहला कॉलम, ठीक है, S1 डॉट नेम। और हमने दूसरे जो सेकंड स्ट्रिंग है वहाँ पे क्या दिया, जीतू। तो ये जो जीतू है ये कहाँ कॉपी होगा, ये कॉपी हो जाएगा यहाँ पर S1 डॉट नेम के अंदर। ये जीतू जो है ये S1 डॉट नेम के अंदर कॉपी हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 73। असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही ये राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा S1 डॉट रोल नंबर को। तो S1 डॉट रोल नंबर कौन सी कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर S1 डॉट रोल नंबर में 73 आ जाएगा। फिर क्या है, S1 डॉट एज 21, सेम एज यहाँ पर भी S1 डॉट एज में 21 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये, यस सर। ग्रेट। अब इनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम, ये जो हमारे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग डॉट ऑपरेटर भी एक्सेस कर सकते हैं हम इनको, और पॉइंटर ऑपरेटर के थ्रू भी, ठीक है।
आइदर हम लोग इसे डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और पॉइंटर ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो पॉइंटर ऑपरेटर ऐसे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं और फिर हम उनको हमारे हिसाब से हम उनको वैल्यूज़ दे सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं और उनको प्रिंट भी कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं हम स्ट्रक्चर का। हमें एक बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। ठीक है, एक हमें बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। अब बुक में क्या होता है, हम लोगों ने 3 ही वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, टाइटल लिया है बुक का, बुक की प्राइस ली है और क्या लिया है, बुक का आईडी लिया है। अब जो टाइटल है वो क्या है, कैरेक्टर टाइप का है टाइटल। ठीक है, जो प्राइस जो है वो क्या है, फ्लोट वैल्यू है और बुक की आईडी जो है वो इंटीजर टाइप की रहेगी। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बुक, ये जो बुक है ये एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल स्ट्रक्चर टाइप है और उसका वेरिएबल क्या है, b1। ठीक, तो b1 एक क्रिएट हो गया, b1। ठीक है, और वो क्या है, इसमें 3 पार्ट्स रहेंगे। ठीक, पहला क्या है, पहला है टाइटल, दूसरा है प्राइस और तीसरा क्या है, आईडी। फिर हमने कहा प्रिंट एंटर बुक टाइटल प्राइस और बुक आईडी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही बार में हमने एक मैसेज दे दिया और पहले कहा कि पहले टाइटल दो, फिर प्राइस देना है और फिर क्या देना है, बुक आईडी देना है। अब जैसे हम लोग कोई कैरेक्टर अगर हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है या क्या स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करते हैं और उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, %s। ठीक है, वैसे ही एक गेट्स नाम की एक मेथड होती है जो कि कीबोर्ड के थ्रू हमें स्ट्रिंग वेरिएबल्स को इनपुट करने के लिए अलाउ करती है। तो हम लोगों ने इस बार ये गेट्स मेथड यूज़ की है। तो गेट्स मेथड की यूज़ करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देंगे वो कहाँ पे स्टोर करना है, b1 डॉट टाइटल में। ठीक है, तो हम लोगों ने दिया स्ट्रक्चर इन सी, ये क्या दिया हमने, बुक का नाम दिया, तो ये यहाँ आ गया स्ट्रक्चर इन सी। ठीक है, फिर हमने क्या दिया, उसकी प्राइस 599, तो ये यहाँ आ गई 599 और फिर ये क्या है, ये है बुक आईडी, तो बुक आईडी यहाँ पर 101। अब जब हमें प्रिंट करना है, ठीक है, देखिए यहाँ पर स्कैन किया हमने तो %f, ये क्या कौन से टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्कैनएफ में %f आएगा। और किस एड्रेस पे स्टोर करना है हमें, एड्रेस ऑफ b1 डॉट प्राइस, एड्रेस ऑफ b1 की जो प्राइस है वहाँ पे। तो ये जो है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। वैसे ही स्कैनएफ में यहाँ पर %d क्यों है, क्योंकि आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, %d। हमने कहा फिर एड्रेस ऑफ b1 डॉट id, तो ये जो 101 है ये कहाँ जाएगा, इस b1 के आईडी में, यहाँ पर जाएगा और फिर हम लोग यहाँ पे उसे प्रिंट करेंगे। जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करते हैं, हम लोग %s के थ्रू प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे दिया %s। अब अगर मान लीजिए कि हमें ये एक्सेस करना है, फर्स्ट रो एक्सेस करनी है b1 की, ये b1 की सिर्फ फर्स्ट को एक्सेस करनी है, तो हम लोग क्या कहेंगे, किसे एक्सेस करना है, टाइटल को एक्सेस करना है। किसके टाइटल को एक्सेस करना है, जो कि b1 का है, तो कैसे होगा, b1 डॉट टाइटल,
तो यहाँ पे देखिए B1 डॉट टाइटल। फिर प्राइस को एक्सेस करना है, किसकी प्राइस को एक्सेस करना है, B1 की प्राइस को एक्सेस करना है, तो इस वजह से क्या आएगा B1 डॉट प्राइस। और फिर आईडी को एक्सेस करना है, किसकी आईडी को एक्सेस करना है, तो B1 की आईडी को, इस वजह से B1 डॉट आईडी। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ये प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर्टिकुलर जो भी वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर आउटपुट में दिखाई देंगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? प्रोग्राम क्लियर हुआ है ये? जी जी, ग्रेट। ठीक है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस ऐसे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए प्रोग्रामिंग की। अगर आप लोग इसकी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये पॉसिबल होगा। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आप लोग प्रोग्रामिंग थ्योरेटिकली समझ के क्या करेंगे, आपको इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होगा। आप जब प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तभी ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रोग्राम आप जो हम लोग जो वीडियोस लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करते हैं मूडल पे, वहाँ पे ये देख सकते हैं प्रोग्राम्स, सॉरी वीडियोस। तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, ऐसे जो प्रोग्राम्स है ये पॉज कीजिए, जैसे कि ये प्रोग्राम था। ठीक है, इसको पॉज कीजिए, पॉज करके आप इसको एग्जैक्टली रन करके देखिए इसी प्रोग्राम को। ठीक है, एक बार आपने देख देख के टाइप करके इसके एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आप उसे बिना देखे ट्राई कीजिए। फिर जैसे हमने बुक के लिए किया है, आप स्टूडेंट के लिए कीजिए, एम्प्लॉय के लिए कीजिए, अलग अलग प्रैक्टिस कीजिए आप, तभी ये अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है तो क्या होगा, आपको जो नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर है तो हम अगले सेमेस्टर में आपका जो बेस है अगले सेमेस्टर के लिए, तो ये स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग अगले सेमेस्टर में क्लासेस पढ़ने वाले हैं। तो क्लासेस बहुत सिमिलरली काम करते हैं स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है तो आपको क्लासेस भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और हम लोग जो असाइनमेंट्स देने वाले हैं, मैं जो असाइनमेंट्स दूंगा आपको, तो वो असाइनमेंट मैं सिर्फ मूडल पर ही दूंगा यहाँ पर, और आपको मूडल पर ही सबमिट करने हैं। ठीक है, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ पे एक्सेस कीजिए सारे लेक्चर्स, और फिर उसके बाद हम लोग आप असाइनमेंट्स कंप्लीट कीजिए आपके। ठीक है, इंटरनल मार्क्स आपके उसी पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है सर। तो आज रुकते हैं यही। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। किसी को कोई सवाल? सर मैं रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया ना आपका? जी हाँ, तो वो मैसेज हाँ वो आएगा, आपको मैसेज आएगा, वेरिफिकेशन लिंक आएगा आपको, तो वो वेरीफाई भी कर दीजिए आप। ईमेल पे आएगा सर। नहीं आप सर, आपको वेरिफिकेशन लिंक आएगा, तो उस वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद आप वो वेरीफाई कर दीजिए आपका ईमेल आईडी, तो आप प्रॉपरली ईमेल पे रजिस्टर। आएगा तो ईमेल पे किया हूँ रजिस्ट्रेशन। आपके जो नया ईमेल है ना, आपने जो नया ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया है उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा मूडल की तरफ ओके से। सर। हाँ जी, प्रथम जी। तब ठीक है सर, मैं ठीक है। देखता